अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है, जबकि तोशा खाना जो कि एक और ऐसा केस था जिसे ओपन एंड शट करार दिया जा रहा है, उसमें भी साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में जो पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला था वो आज भी जारी रहा। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में कोर कमांडर हाउस को मुकम्मल तौर पर जलाने के बाद आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को जला दिया, जिसके बाद पंजाब और केपी के अलावा इस्लामाबाद में भी आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात और कोर कमांडर हाउस लाहौर की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के शरपसंद हमलों के बाद आज ISPR की तरफ से एक शदीद रद्द अमल सामने आया, जिसके मुताबिक जो प्रेस रिलीज आई है सामने, उसके मुताबिक सहूलतकारों और मनसूबा साजों को एक वाज़े पैगाम दिया गया, जिसके मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। इमरान खान को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया, जिसके बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नाराबाजी भी कराई गई। इस प्रेस रिलीज में मजीद ये कहा गया है कि जो काम मुल्क दुश्मन कुव्वतें 75 सालों में ना कर सकी, वो इक्तदार की हवस में मुब्तला सियासी लबादा ओढ़े इस ग्रोह ने कर दिखाया, और दूसरी तरफ दोगलेपन का मुजाहरा करके अवाम की आंखों में धूल डालते हुए फौज की अहमियत भी उजागर करते रहे हैं। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया इस प्रेस रिलीज के मुताबिक, और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबा बंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये गनाउनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे, जिसको अपने मजबून सियासी मकासद के लिए फिर यही ग्रोह इस्तेमाल कर सके। आर्मी के मेच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बनाया ISPR के बकौल, और इस प्रेस रिलीज में मजीद ये कहा गया है कि उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि इस सब कुछ के पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबा बंदी थी। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनकी शिनाख्त कर ली गई है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये तमाम शरपसंद अनासिर जो हैं वो अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। बड़ी वाज़े एक प्रेस रिलीज अब सामने आ चुकी है। दूसरी जानिब आज एक दफ़ा फिर ऑडियो लीक्स का भी एक सिलसिला आया, जिसमें गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो जलाओ घेराव था उससे मुतालिक हुई शरबा इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर हाउस लाहौर और मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में तहरीक इंसाफ की क़यादत बराह रास्त मुलव्विस थी। ऑडियो मैसेजिंग और जो कॉल्स थी उस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कारकुनान को कोर कमांडर हाउस पर इकट्ठे होने और जलाने की बात कर रही हैं। ताफ के रहनुमा एजाज चौधरी, उनके बेटे की ऑडियो लीक में क्या सुना जा सकता है, जरा मुलाजा कीजिए। गोलियां चली, हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। इसके अलावा PTI की जो और एक रहनुमा है बड़ी अहम, यास्मीन राशिद साहिबा की जो ऑडियो लीक आई है वो भी सुनाई। Actually, they've been pushed back to Gurja Chowk by water cannon and heavy contingent. अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना, किससे पूछूं? देखिए अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता है जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो जाने दें वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है अपने कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाती रही, इसके अलावा भी काफ़ी ऑडियोज़ हैं जो अभी तक TV चैनल्स की जीनत नहीं बनी है। दूसरी जानिब PTI की क़यादत सियासी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात से लाइलमी का इज़हार भी करती रही, और इन हमलों का जिम्मेदार जो है वो हुकूमत को ही करार दे रही है। पुरअमन रहना अर्ज है। ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि जहाँ पे कहा गया कि PTI के कारकुन नहीं थे, लेकिन लोगों ने उसके अंदर कुछ जो हुकूमती आलाकार थे उन्होंने घुस के उसको पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की। जाहिर है ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है, इस एजेंडे को भी हमने नाकाम बनाना है। और
नाज़रीन, गुज़श्ता रात से तो हमने देखा कि हुकूमत इतनी प्रोएक्टिव नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब जो थे वो लंदन में थे, उन्होंने अपनी स्टे एक्सटेंड कर ली थी और खुदा करके वो वापस पहुंचे और आज हालात का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें खुसूसन JUI जो है उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, बड़ा सख्त है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगा देनी चाहिए। फसाद क्यों मचाते हो, घेराव जलाव क्यों करते हो, कौमी तनसीबात को क्यों नुकसान पहुंचाते हो, कौमी इदारों के दरवाजे तोड़कर वहां दाखिल होना। फिर आप मुझे बताएं कि बगावत किसको कहते हैं। ऐसी जमात को तो पाकिस्तान के अंदर बतौर नासूर तस्वर किया जाए। ऐसे अनासर का खात्मा होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो पेशावर से इतलात मौसूल हुई वो कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं थी। वहाँ पर आज भी पुरतशद्दुद मुजाहरों का जो सिलसिला था वो जारी रहा। रेडियो पाकिस्तान की बड़ी तारीखी इमारत है, उसे जला दिया गया और पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग भी की गई और जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से हमारे जो नुमाइंदा हैं अली वकार और पेशावर से आरिफ हयात मौजूद हैं। आरिफ, इस वक्त आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या सिचुएशन है शहर की? सुना यह है कि इस वक्त भी जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो बादशाह खान चौक में उन्होंने आग लगाई हुई है मुजाहिरीन ने। जी शाहजेब, आग भी लगाई हुई हैं और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और टीयर गैस जो हैं वो भी हवा में लहराता हुआ नज़र आता है दूर से। इस वक्त हम असम्बली चौक से थोड़े से चंद कदम के फासले पर जो पेशावर हाई कोर्ट है उस गेट के सामने खड़े हैं, क्योंकि असम्बली चौक में खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर वो जो टीयर गैस है अभी तक फ़िज़ा में है और आंखें बिल्कुल जल रही होती हैं। असम्बली चौक के साथ फिर रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर भी है, बिल्कुल करीब ही दफ्तर है। उसमें भी उस पर भी दावा बोल दिया गया था, आग उसमें भी लगी है, धुआं उससे अभी भी उठ रहा है। जो पुलिस है तो उनकी दिन भर यही स्ट्रेटजी रही कि असम्बली चौक से मुजाहिरीन को हटा दिया जाए और उनको अशनगरी तक और अशरफ रोड तक महदूद रखा जाए, लेकिन मुजाहिरीन जो है तो वो फैल गए हैं। वो बादशाह खान चौक में भी हैं और इस वक्त वहाँ पर वो मौजूद भी हैं और आग भी लगाई हुई है और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि मुजाहिरीन को अशनगरी चौक तक महदूद रखे, क्योंकि मेन जो असम्बली चौक है यहाँ से रेड जोन भी शुरू हो रहा है। बल्कि इसके एंट्रेंस पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी है, पेशावर हाई कोर्ट भी है और रेडियो पाकिस्तान तो है, तो वो तो आज जल ही गया। तारीख़ी इमारत थी, 1935 से यहाँ पर रेडियो कायम है। पहले ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान, और ये जो इमारत अभी बनी आरिफ मुझे बताएगा, एक तो इन मुजाहिरीन की तादाद कितनी है, दूसरा ये कि क्या उनके पास असला वगैरह भी है, क्योंकि 4 आज उसमें हलाकतें भी हुई हैं, 27 लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं। ये क्या हुआ? वो क्या डायरेक्ट चार लोग इसमें जन बहक हुए हैं और 82 अफराद जो हैं तो वो ज़ख्मी हैं, जिसमें 30 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जो मामूली ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल से मुंतकिल कर दिए गए हैं। असलहे थे, उनकी वीडियोस मौसूल हुई हैं, वो फुटेजेस मीडिया पर भी चली हैं। AK-47 था उनके पास, मुजाहिरीन के पास इस तरह पिस्तौलें थी उनके पास, और वो जो किला बालिसार फोर्ट है उसके बिल्कुल सामने मेन रोड पे पिस्तौल निकाल के मुजाहिरीन फायरिंग कर रहे थे। पुलिस भी हवाई फायरिंग कर रही थी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर उन्हें टीयर गैस से काम ले रहे थे, क्योंकि आंसू गैस फायर करके मुजाहिरीन को उन्होंने मुंतशिर करना था। बिल्कुल असला उनके पास थे और फायर कर रहे थे। इससे पहले कि मैं लाहौर चलूँ, आप एक और मुझे बताइएगा, क्या ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, आम लोग हैं, ये हैं कौन? कितनी तादाद है उनकी? 200-250 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? कारकुनान ज़्यादा है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ये है कि कभी वो एक साइड से पुलिस पे हमला करते हैं, कभी दूसरी साइड पे। एक साइड को वो थोड़ा सा टाइम देते हैं वक्फा, फिर दूसरी साइड से। कारकुनान तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनान हैं और निकले हुए हैं गुज़श्ता रोज़ से, और गुज़श्ता रात भी पूरी रात वो चलते नहीं। आज सुबह से यही जो सिलसिला है पुलिस के सामने, जो झड़प का सिलसिला सुबह से ही उनके साथ शुरू है और अभी तक जारी है। ठीक है, अली वकार आपकी तरफ आते हैं। लाहौर में हमने देखा कि कल तो बड़े मामलात जो थे आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे थे, आज निस्बतन को पुरसुकून ही रहा मामला। हालात क्या हैं लाहौर के? फौज आ चुकी है, अभी नहीं आई? ओवर टू यू।
आदिल, इस वक्त लाहौर में जो है वो खौफ का समा है। बहुत सारी जो शाहराएँ हैं वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन जो मरकज़ है वो है ज़मान पार्क, माल रोड, जेल रोड और लिबर्टी चौक। कल जो हमने मनाजिर देखे कैंटोनमेंट एरिया में, जो जिना हाउस जिसे कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है, वहाँ के मनाजिर सारी दुनिया ने देखे, जहाँ पर आग लगाई गई थी और हर चीज़ उन्होंने तहस नहस कर दी थी। वहाँ पर CSD जो स्टोर है पाकिस्तान अस्करी अदारों का कंबाइंड, उसको भी बिल्कुल लूट फूट वहाँ पर की गई, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। गाड़ियाँ जो हैं वो रेंजर्स की, पाकिस्तान आर्मी की, पुलिस की जलाई गई। अब जो ज़मान पार्क में हालात ये हैं कि यहाँ पर कारकुन इतने मुश्ताइल हैं कि उन्होंने मीडिया के जो नुमाइंदे हैं और उनको भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आप हमारी कवरेज नहीं कर रहे तो यहाँ से चले जाएँ, वरना हम आपकी गाड़ियों को भी जला देंगे और आपके ऊपर भी डंडे बरसाएंगे। यहाँ पर ज़मान पार्क का जो मरकज़ी गेट है जो इमरान खान के घर के बाहर है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 कारकुनान हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से मुकीम है। वही लाठियाँ उठाए हुए हैं, उन्हीं के पास वो टीयर गैस से निमटने के लिए मास्क भी हैं, ग्लासेस भी हैं, डंडे भी हैं, गुलेले भी हैं, मतलब जो कुछ उनके हाथ में आ सकता है अपने दिफा के लिए वो उनके पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक साइड जो है वहाँ से जो आम शहरी हैं वो आते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, कारकुनान के साथ नारेबाजी करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जेल रोड जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी सेक्रेटेरिएट है मरकज़ी वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर पुलिस जो है उसके ऊपर छापा मारने के लिए गई थी, जिस पर कारकुनान जो कि शाम के वक्त लिबर्टी चौक में उनको इकट्ठा होने की हिदायत की गई थी वो वहाँ से मूव किए और सारे वहाँ जेल रोड पार्टी सेक्रेटेरिएट पर आ गए। और वहाँ इस वक्त जो है झड़पें जो है उसकी इत्तलात मिल रही हैं। पुलिस जो है टीयर गैस और वाटर गैलन से कारकुनान को जो है मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब से कारकुनान की तरफ से पथराव का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ये सारा दिन आंख मिचौली पुलिस और कारकुनान के दरमियान जारी रही। माल रोड जो है वो मरकज़ रहा। मुझे अली मुख्तसरन ठीक है, अली मुख्तसरन ये बताएगा कि एक तो इनकी तादाद कितनी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जेल रोड पर भी हैं, ज़मान पार्क पर भी। अभी IG साहब को मैं सुन रहा था, IG पंजाब को, वो तो कह रहे हैं मामलात अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये कि टकराव शुरू हो चुका है, टकराव का खतरा अभी भी मौजूद है और पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया हॉट एरिया इस वक्त दो मेन इलाके हैं, वो ज़मान पार्क है और जेल रोड का, और माल रोड जो कनाल चौक कहलाता है वो बिल्कुल इस वक्त हॉट एरियाज़ हैं। इसके अलावा अगर शहर की दीगर शाहराहों पर देखा जाए, वरना ज़मान पार्क से जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसी थोड़ा सा ज़मान पार्क से दूर हट के, ताकि जो कारकुनान है वो जो गुस्से में आकर हम पे कोई ऐसा अटैक ना करें, तो वहाँ से तकरीबन 100 मीटर या 150 मीटर के फासले पर गड़ी शहो का जो अंडरपास है जो सदर के इलाके में भी जाता है, और लाहौर के दीगर जो डेविस रोड है वहाँ से भी मुल्हिका जो सड़क है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो इस वक्त मामूल के मुताबिक चल रही है। जबकि कनाल रोड की दूसरी जो मेरी राइट साइड पर जो रोड बनती है जो टूवर्ड्स गड़ी शो टू माल रोड ठोकर न्याज़बे की तरफ जाती है, उस तरफ भी ट्रैफिक चल रही है। सिर्फ जो एरिया ज़मान पार्क का तकरीबन 200 मीटर का एरिया बनता है वहाँ पर जेल रोड पर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर, और माल रोड पर जो कनाल चौक है जिसे मस्जिद चौक भी कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त जो रेड एरिया है वहाँ पर कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है वो वक्फे से जो है वो झड़पें देखने और सुनने में नजर आ रही हैं। कारकुनान यहाँ पर आते चले अली वकार, आरिफ अयाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, के बाद हमें सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद साहब, उनसे ये गुफ्तगू जारी रखेंगे कैपिटल में क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर की क्या सूरत हाल थी, पिशावर की क्या सूरत हाल थी, ब्रेक से पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। KP में फ़ौज, पंजाब में फ़ौज और इस्लामाबाद में भी फ़ौज, इम्प्रेशन ये बन रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं हुकूमत के हाथ से भी, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि शायद फ़ौज के कंट्रोल में भी ना रहें। कितना ये इम्प्रेशन दुरुस्त है और ये मामला कितना अरसा आपको चलते दिख रहा है? क्या मामला जो हैं दिन दो में कंट्रोल हो जाएंगे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल ये है शाज़ेब के आदिल के ये जो रिएक्शन आया है, ये रिएक्शन उस रिएक्शन से बहुत कम है जो हमने साल 2020 में 2021 में देखा था। तरीके लबैक पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो बहुत मैसिव रिएक्शन था। वो इतना बड़ा रिएक्शन था कि
24 घंटों के अंदर जब TLP के रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया था, तो मैं सिर्फ पंजाब की आपको बात बता रहा हूँ, पूरे पंजाब में 125 पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था सिर्फ 24 घंटों के अंदर। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर ये जो जगह आप बता रहे हैं या जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, ये लाहौर की 3 से 4 जगह हैं, पेशावर की 2 से 3 जगह हैं, और इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है जो ब्लॉक हो। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लंबा अरसा चलेगा। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी की जो मकबूलियत है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक ये है कि इमरान खान साहब PTI हैं और PTI इमरान खान साहब हैं, उनके नीचे कोई भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए, वो अदरवाइज़ भी पब्लिक जो मूवमेंट है उसको लीड करने के लिए तैयार नहीं थे। जो परवेज़ खटक साहब हैं वो पब्लिक मूवमेंट को लीड करने के लिए तैयार नहीं है, अमली तौर पर नज़र आ गया। परवेज़ लाई साहब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। फवाद चौधरी साहब वो थोड़ी देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट में थे, और वो भी कोई पब्लिक जो मूवमेंट है वो लेके चलाने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको असद उमर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, और मैं भी आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं किसी की डाउट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम दे रहा हूँ। इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो बाद में कई कहानियाँ आएंगी सामने। आपको पता चलेगा कि कई ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने दरख्वास्त की होगी कि हमें गिरफ्तार कर ले, ताकि वो इमरान खान साहब को पता लगे कि नहीं, हम तो कुछ करना चाह रहे थे। ठीक है, मुराद सईद साहब का कुछ पता नहीं चल रहा कि मुराद सईद साहब कहाँ हैं, और भी बहुत सारे लोग। तो इशू ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है, लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनके लिए रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो जिसे कहते हैं ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके चूंकि सोर्सेज भी हैं और आप मेरे ख्याल में वन ऑफ दोज रिपोर्टर्स के सबसे ज़्यादा आप लेग वर्क भी करते हैं, इमरान खान साहब इस वक्त आपके ख्याल में किस हालत में होंगे, क्या वो सोच रहे होंगे? उनके जाहिर बात है पहले से वो प्लान तो था, लेकिन इतना एब्रप्टली ये सब कुछ हो गया है, क्या उनको भी ये फिक्र होगी कि यार पार्टी कहीं तितर बितर ना हो जाए, लोग आगे पीछे चलना वो ना हो जाए? लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब इस वक्त किस सिचुएशन में होंगे? इमरान खान साहब की ना एक बड़ी खुसूसियत है, एक बड़ी ताकत है उनकी, और वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। इमरान खान साहब की ताकत ये है कि एनर्जी बहुत है उनमें, बहुत एनर्जी है। जो कमज़ोरी है उनकी वो ये है कि वो ऐसी जगह पे भी अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जहाँ से रिएक्शन आ सकता है, जहाँ पर डिज़ास्टर होने का, देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पर आपको एनर्जी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इमरान खान साहब की जो आज कोर्ट की अपीयरेंस है, मैं उधर ही था, मैं उन कुछ वकला से मिला हूँ, कुछ लोगों से मैंने बात की है जो कोर्ट के अंदर थे। इमरान खान साहब अभी भी उसी एनर्जी में, इमरान खान साहब अभी इस गलतफहमी में है कि इमरान खान साहब अंदर और बाहर कोई इनकलाब आ जाएगा। देखिए, इमरान खान साहब का इनकलाब लीड करने के लिए उनकी पार्टी का एक स्ट्रक्चर चाहिए था, उनके पीछे कोई लीडरशिप चाहिए थी, वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। नोबडी इज़ रेडी टू कम फॉरवर्ड, नोबडी इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, और ये जो इंटरेस्ट है अपने वो सेक्रीफाइस करे, कोई भी नहीं है। तो लोग हैं उनके, नो डाउट अबाउट इट, कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन लोग क्या एक दिन अपना कारोबार छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, 4 दिन छोड़ देंगे, 1 हफ्ता छोड़ेंगे, 10 दिन छोड़ेंगे? नॉट एट ऑल। उसके बाद अच्छा एजाज, आखिर में इस वक्त इस्लामाबाद में गुफ्तगू क्या हो रही है? हम तो जहाँ जाते हैं लोग 2-3 सवाल पूछते हैं, यार इलेक्शंस का क्या होगा, इमरजेंसी लग रही है, मार्शल लॉ लग रहा है। इस्लामाबाद के हालात जो हैं आप सेंस क्या कर रहे हैं, स्मेल क्या कर रहे हैं? इस वक्त जो है ना इस्लामाबाद की चैटर बड़ी दिलचस्प है। इस्लामाबाद में आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स की सर्कल्स हैं, पॉलिटिशियंस के सर्कल हैं, फिर इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि मीडिया वालों के भी सर्कल्स हैं, और मीडिया वाले ऐसे सर्कल्स हैं जो सारी जगहों पर उठते बैठते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से जो लिंक्ड लोग हैं उनके भी सर्कल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जो फोकस है चैटर का वो ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट लंबा जाएगा या इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए या कैपेसिटी देखी जाए स्टेट की, क्योंकि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है, ये याद रखिए, इसमें स्टेट का एक महकमा बड़ा पावरफुल अदारा जो है वो इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अटैक किया गया है, और उसने प्रेस रिलीज से दे के अपने एंगर का इजहार भी कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ये लॉन्ग लास्ट करेगा, और जो सबसे बड़ी जो बुनियादी कोई चेंज या मज़ामत होती है वो पंजाब में होती है। तो पंजाब में आप देख लें, पूरा पंजाब पुरअमन है। आप बताएं ना मुझे किसी जगह पे क्या GT रोड बंद हो गई? आंसर इज़ नो।
क्या मोटरवे बंद होगी? आंसर इज़ नो। क्या जो हवाई अड्डे हैं वो बंद हो गए? आंसर इज़ नो। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये लंबा चलेगा। पंजाब वैसे भी मूड देखता है एस्टेब्लिशमेंट का, अनफॉर्चुनेटली। एजाज सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी है। मुल्क भर में क्या चल रहा है वो हमने आपके सामने रखा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के लॉयर, नामवर लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, और हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल से वो वाबस्ता हैं। बैरिस्टर साहब, आज इमरान खान साहब से आपकी बात हुई, कल जब वो अरेस्ट हो रहे थे आप वहाँ पे मौजूद थे। आज उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि उन्हें सर पर चोट लगी है, कट लगा है। खान साहब क्या कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं? क्या आपकी बात हुई उनसे पहले? फीलिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, मोरल हाई है, और जज साहब को उन्होंने ज़रूर ये कहा कि मेरे सर पे चोट लगी है, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है, वायलेंट तरीके से किया है, शीशे तोड़े हैं, लेकिन अगर ये वारंट मुझे दिखाते तो मैं वैसे भी गिरफ्तारी दे देता अगर मेरे पास ये राइट नहीं है, और जिस केस में ये मुझे गिरफ्तार करे उसी में तो मैं कोर्ट में आया था। ये उन्होंने ज़रूर कोर्ट को कहा। अच्छा, उनको ये जो कट लगी है तो क्या ये किसी ने मारा है या क्या? ये कल ही मार लगी, उसके बाद तो दोबारा नहीं हुआ है। कल जिस वक्त वो अरेस्ट कर रहे थे तो जो रेंजर के बंदे इस वक्त इंटर हो गए थे, उस वक्त उनको कट लगी थी। यस, एक रेंजर वाले ने जिसके पास एक बैटन होता है उससे उसको चोट लगी। अच्छा, उससे जी, उससे अरेस्ट करते वक्त। अच्छा, तो खान साहब क्या सोच रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि वो जल्द उन्हें रिलीफ मिल जाएगा कोर्ट से, या वो समझते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए हुकूमत इरादा रखती है? या हुकूमत के इरादे तो ठीक नहीं है, हुकूमत तो पहले भी कोशिश करती रही है, और यही रीज़न है कि अगर मैं आपको 2-3 मिसालें बता दूं तो एक तरफ 140 केस, 125 केस, 120 केस, और वो भी हर नौइयत के जी, कि आप उसमें ब्लास्फेमी के भी डाल दें, आप उसमें सिडिशस के भी डाल दें, आप उसमें 144 दफ़ा के भी डाल दें, आप उसमें तोशाखाना के भी डाल, जो आपको नाम आता है आप उनको इन्वॉल्व करो। और वो भी केस किस किस्म का कि जुर्म कोई और करे, आप कहें कि ये जो जुर्म हुआ ये खान साहब की ईमा भी हुआ, तो हुकूमत के इरादे तो ठीक नहीं है। अलबत्ता खान साहब तो बिलीव करते हैं कानून की बालादस्ती पे, आइन की बालादस्ती पे, और अदालतों के एहतराम में पेश होते हैं। आज तक जब भी अदालत ने बुलाया है, इस मरतबा भी जब आए तो अदालत ने कहा कि नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज ऑन अ व्हील चेयर, उन्होंने कहा था नहीं जी आप पेश हो जाए। खान साहब पेश हो गए। मैं ये समझता हूँ जो केस है, अगर वकील की हैसियत से मैं आपको कहूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स से हट कर, मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन वकालत और कानून के मुताबिक अगर कहूँ तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब वुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन प्रिजन। और दूसरी बात है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ एज अ लॉयर कि इस वक्त तो अरेस्ट भी गलत है और उसकी कस्टडी भी गलत है, और खान साहब का इस वक्त अरेस्ट ये मलफिडे शो करता है हुकूमत के। उसकी एक रीज़न है, जो तरामीम जो हुई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी में, उसमें एक तरमीम यह था कि इंक्वायरी के स्टेज पे अरेस्ट नहीं होगा, और जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो आप अक्यूज्ड को, बैर साहब वो तो कह रहे हैं कि 30 मई को इन्वेस्टिगेशन स्टेज, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जी। ये चेंज ये हुआ कि इंक्वायरी के स्टेज पे अरेस्ट नहीं होगा। जब इंक्वायरी कन्वर्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन में तो पहले अक्यूज्ड को इंक्वायरी की रिपोर्ट दी जाएगी, और उसके बाद उसको नोटिस इशू होंगे। अगर वो रिपीटेड नोटिस पे इंटेंशनली और विलफुली वो नहीं पेश हो रहा है तो फिर नेब के पास इख्तियार होगा कि अरेस्ट करे। मैं आपको ये कहूँ सर कि इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें नहीं दी गई, और हम पिटीशन ही फाइल करें कि इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें दी जाए। उस वक्त खान साहब के बायोमेट्रिक्स इस केस में भी हो रहे थे, और साहब ने ये कहूँ कि इन्वेस्टिगेशन जिस वक्त इन्होंने कन्वर्ट की है, आज तक नेब ने आज भी एडमिट किया, न कोर्ट में वो दिखा सके, खान साहब को एक भी नोटिस नहीं गया है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। पाशा साहब आपकी तरफ आऊंगा। तोशाखाना केस में उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और बाकी जो मामला है जिसमें वो मलिक रियाज साहब वाला मामला है, अलकादिर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, नेशनल क्राइम एजेंसी वाला, कितने सीरियस ये दोनों मामलात आपको लग रहे हैं? और बैरिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। क्या आप समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो उनकी आईनी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी केसेस की नोयत को देखते हुए, और वो ज़्यादा टाइम के लिए शायद उन्हें अंदर रहना पड़े? सबसे पहले तो मैं अपने भाई गौर खान साहब की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। कल इनको कुछ तकलीफ हुई और हमने टीवी पे देखा, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि
आपके सवाल के कंटेक्स्ट में नहीं है, जरा हट के है कि काश आज गौहर अली खान साहब आपके इस चैनल की तवज्जो से ये कह देते कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने मेरे ज़रिए ये पैगाम भेजा है अपने तमाम वर्कर्स और टाइगर्स को कि वो खुदा के लिए घर बैठ जाएं, इस तरह तोड़ फोड़ और गिराव जलाओ वाला काम ना करें। तीसरी बात जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि ये तो गौहर अली खान साहब बेहतर जानते होंगे क्योंकि इन्होंने सारा केस देखा है, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट कहते हैं जी कि हमें मिलनी चाहिए, मैं एक सवाल ये जरूर पूछूंगा कि नैब अथॉरिटीज ने कब किसी मुलजम को इंक्वायरी रिपोर्ट दी है? हो सकता है कानून में ये बात हो कि इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन तक जाते हुए जब आप इंक्वायरी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो मुलजम को आपने देनी जरूरी है। लेकिन सॉरी टू से कभी भी नैब अथॉरिटीज ने, नैब इन्वेस्टिगेटर्स ने कभी भी इंक्वायरी रिपोर्ट मुलजमान को नहीं दी। कोई बहुत खास हो मुलजम जिसके नैब के साथ कोई दरीना या अंडर हैंड कोई तल्लुकात हो तो वो शायद उनको वो देते हो। तीसरी बात जो है सबसे अहम कि अब मामला जो है वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन तक ट्रांसफर हो चुका है और मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि दौरान इंक्वायरी इस केस और वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, आई मीन इंक्वायरी उन्होंने ज्वाइन नहीं की। अगर वो इंक्वायरी ज्वाइन कर लेते और अपने डिफेंसमैन के पास जो एविडेंस थी वो अगर पेश कर देते तो वो क्या ही अच्छा होता कि उस वक्त वो फारग हो जाते वहां से, अगर इनका केस जिस तरह गौर साहब फरमा रहे हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वारंट ऑफ अरेस्ट साइन करने के बाद हुआ है और अब 8 दिन का रिमांड भी मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमरान खान साहब पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको नैब तरमीम का डायरेक्टली फायदा भी मिल रहा है कि 9 दिन से 14 दिन पे आ गया है रिमांड, जिस्मानी रिमांड और बेल का भी हक मिल गया है। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को अब वो पिटीशन भी वापस ले लेनी चाहिए ये सोच के कि जो बेगुनाह बंदे 40-40, 50-50 दिन नैब की पास फिजिकल रिमांड में रहे हैं उनका और उनके घर वालों का क्या सूरत हाल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन तो 4, 5 या 6 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन बिला वजह जिस्मानी रिमांड पे 9 दिन रखना किसी मुलजम को, उसके लिए जितना अजाब होता है एक एक दिन सदी के बराबर होता है। और आज यकीनन मोहतरम इमरान खान साहब फील कर रहे होंगे कि ये कितना ये एक बोझ होता है और कितना एक लम्हात जब कैद के होते हैं तो वो क्या उन पे क्या गुजरती है, ये उन मुलजमों से पूछें जो ये बर्दाश्त कर चुके हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपने पाशा साहब को सुना, आप उनको रिस्पॉन्ड कर दें, लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे सवाल वैसे ही करने वाला था कि ये जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ पूरा सारा, खान साहब ने अफसोस का इजहार किया, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है? भाई आदिल साहब, मैं यही कह रहा था, ये कह रहा था खान साहब ने कोर्ट को यही कहा कि शीशा क्यों तोड़ा, अगर होना था तो मैं वैसे ही कर देता। खान साहब की तरफ से यस अमन का पैगाम है, पुरसुकून रहने का पैगाम है, सारी लीडरशिप ने दिया। वो लोग जो ये कहते हैं गिराव जलाव करते हैं और ये कहते हैं पीटीआई का, उनका पीटीआई से के साथ कोई सरोकार नहीं हो सकता। पीटीआई एक बड़ी पॉपुलर पार्टी है, आवाम के हकूक़ के लिए लड़ रही, आइन के लिए लड़ रही। इस तरह पीटीआई की बड़ी पॉपुलरिटी, वो कोर्ट में गई है, हाई कोर्टों में गई है, एहतराम में गई है कि आप इलेक्शन कराओ। वो पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि अफरा तफरी हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, जो बड़े खासे मोनूमेंटें जिन लोगों ने जलाएं, खासे भला अच्छे घर जो जलाए, उसमें ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो बड़े हाई सिक्योरिटी जोन में है, ये लोग उस तक गए कैसे। तो ये हिपोक्रेसी भी ख़त्म होनी चाहिए। ये कौन लेके जा रहे थे और उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये भी देखें, कल हम सुप्रीम कोर्ट में थे, कह रहे थे, यही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट कह रही थी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इलेक्शन हो। परसों इलेक्शन ही होने थे ना, तो इलेक्शन होने थे। इन्हीं का कहना था कि जी हमारे पास तो कोई भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है। आज ही कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, इस्लामाबाद में भी पहुंच जा रही है, KPK में भी जा रही है, पंजाब में भी जा रही है। बिल्कुल जानी चाहिए, अगर ज़रूरत है सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या उस वक्त आपको कितनी फोर्स चाहिए थी जो आप नहीं दे रहे थे? तो मैं ये कह रहा हूँ खान साहब PTI की, और मैं तो पॉलिटिक्स से हट कर बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ यस अमन की पैगाम है कि आप एहतजाज ज़रूर करें, प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, आईनी हक है, वो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ का सिर्फ एक वजाहत ज़रूर करूँ, जो आपने फरमाया
इंडाइटमेंट, आज तक खान साहब की इंडाइटमेंट नहीं हुई। जब हम कोर्ट में अदालत में मौजूद थे तो ना ही जज साहब ने इंडाइटमेंट जो चार्जशीट है न वो पढ़ के सुनाया, न खान साहब को कहा है उस पर दस्तखत करो, न हमें कापी दी है, न खान साहब को कापी। नहीं तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि खान साहब ने इनकार कर दिया था। मैं कह रहा हूँ खान साहब के सामने न उसने पढ़ा है, न खान साहब को कहा है कि दस्तखत करो, न हमें कहा है कि आप उनसे दस्तखत कराओ, न जज साहब ने खान साहब को कहा है कि आप नहीं जा सकते, आप इधर बैठे दस्तखत करना है कि नहीं करना, न जज साहब ने ये कहा है। हुआ ये, हमने जज साहब से ये रिक्वेस्ट ज़रूर की कि सर आप हमें एक मौका दे दें, आप इस केस को एडजर्न कर लें, क्योंकि आपने जो ऑर्डर किए हैं उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाने का हक महफूज रखते हैं। आज हमारा केस लगा होता लेकिन खान साहब अरेस्ट हो गए तो इसलिए बायोमेट्रिक्स रह गए। यानी आप ये कह रहे हैं तोशा खाना में इंडाइटमेंट नहीं हुई? मैं ये कह रहा हूं कि कानूनी आईनी तौर पर इंडाइटमेंट यही है जब आप वकील को सामने खड़े होकर एक तो या तो ये कि कानूनी आईनी तकाजे नहीं पूरे हो, ये एक अलग बात है, लेकिन आप अगर ना हमारे सामने जज साहब ने फ्रेम किया, ना हमारे सामने उसने कहा कि मैंने फ्रेम किया, ना उसने ऑर्डर पास किया हमारे सामने। जो कुछ किया होगा अगर उसने अकेले में किया होगा तो किया होगा। अच्छा, मुझे पाशा साहब जो बैरिस्टर गौर साहब बात कर रहे हैं कि इंडाइटमेंट तो आईनी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो इंडाइटमेंट तो हो ही नहीं है। ये क्रिमिनल केसेस करते हैं, इनको पता है वकील का होना और उसका होना लाजिम है कि वो उस पर दस्तखत करे या वकील को कहे कि मैं आपको इंडाइट। और साथ में एक कमेंट ये भी कर दे पाशा साहब के पास, चूंकि मैं जा रहा हूं, एक तो ये कि इंक्वायरी रिपोर्ट वो कह रहे हैं किसी को दी गई है, अब ये जो दूसरा ये कि खान साहब ने कोऑपरेट नहीं किया। नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि पाशा साहब शायद जिसको जिक्र कर रहे हैं तो पाशा साहब जिक्र कर रहे हैं पुराने कानून के मुताबिक, मैं नए कानून के मुताबिक कह रहा हूं कि उनमें इन स्टेजेस प्रोवाइड है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आप रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन के अलग से नोटिस इशू करेंगे। जी पाशा साहब। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब इन तरामीम को एक्सेप्ट कर चुके हैं दिलो जान से। दिस इज, मैं समझता हूं कि ये बड़ी खुश आइंद बात है और अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि ये इन तरामीम को ओन कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो चूंकि वहाँ मौजूद नहीं था, विटनेस नहीं हूँ इस चीज़ का, और मुझे बिलीव करना पड़ेगा गौर साहब की बात को कि उनको वो फर्ज जुर्म पढ़ के नहीं सुनाया गया। वैसे नॉर्मली ये होता है कि जब दस्तखत कराए जाते हैं फर्ज जुर्म पे तो उस वक्त वो उस पे लिखा होता है और वो पढ़ के दस्तखत होते हैं, और वकला जब मौजूद हों तो वो भी देख लेते हैं कि क्या है। अगर खाली पेपर पे कराए हैं तो ये तो नामुमकिन सी बात है, और इमरान खान साहब कम अज कम इतना जरूर कर जाए कि वो कह सकते थे कि खाली पेपर है मैं नहीं करता, और यकीनन वो खाली नहीं होगा, उस पे वो उनका जो है वो लिखा जरूर गया होगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में जज बगैर लिखे फर्ज जुर्म आयद कर दे और खाली पेपर पे दस्तखत करा ले। दिस इज नियर टू इम्पॉसिबल। नहीं, किसी भी लेटर पे खान साहब से दस्तखत नहीं लिए गए। अच्छा, दस्तखत लिए ही नहीं। हमने जो कहा, जो प्रोसीडिंग सही हुई, हमने कहा सर आप एडजर्न कर दे। जज साहब कह रहे हैं मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ। हमने कहा सर हमने आपके डिस्कस शुरू किया, लास्ट टाइम भी आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं थी, आपकी भी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं थी, हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, आप जो है ना आपके खिलाफ ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, लिहाजा एक मौका में दे दें। उन्होंने कहा आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं अपना ट्रायल प्रोसीड करूँगा। फिर हमने कहा अगर आप इसी तरीके से प्रोसीड करना चाहेंगे तो फिर हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, तो आपने बायकॉट कर दिया? नहीं, हमने कहा हम प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर आप हमारे ऑब्जेक्शन तक रिकॉर्ड पे नहीं लेके आ रहे। हमने कहा आप और लिखें कि आपको ये ऑब्जेक्शन है कि आपको हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम आपके खिलाफ दरख्वास्त दे रहे हैं, आपने जो ऑर्डर किए उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाह रहे हैं। हमने कहा जी कि जो ये पुलिस लाइन में कोर्ट बनी है जहाँ किसी का भी एक्सेस नहीं है, ये हम समझते हैं आईन कानून के मुताबिक नहीं है, लिहाजा ये ऑब्जेक्शन आप लिखे, देन यू प्रोसीड। अच्छा, पाशा साहब आपने सुना गौर अली खान साहब को? जी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडिया के जरिए हम तक खबरें पहुंची हैं कि तोशा खाना केस में फर्ज जुर्म आयद कर दी गई है, वो फिर गलत हुई, फिर फर्ज जुर्म आयद नहीं हुआ। अगर उन्होंने किए, जज साहब ने किए तो डिफेक्टिव है। मीडिया पे तो देखिए, मैं सवाल आपसे इसीलिए किया क्योंकि खबर तो ये एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, सारी छप चुकी है कि उन पे फर्ज जुर्म आयद हो चुकी है, आप कह रहे हैं नहीं हुई। आदिल साहब मैं कह रहा हूँ फर्द जुर्म हुआ कि मैं आपको जब इंडाइटमेंट करते हैं हम उनको कहते हैं कि यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, 1 2 3 ये आपके खिलाफ काउंट ऑन द इंडाइटमेंट ये है।
ये काउंट ऑफ द इंडाइटमेंट, यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, ही सेड नॉट गिल्टी और दस्तखत कर लेता है और प्रोसीड कर जाता है। और फिर एक जज साहब ऑर्डर लिख लेते हैं कि मैंने आज इंडाइट कर लिया, चार्ज फ्रेम कर लिया, नेक्स्ट डेट पे प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेके आए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैंने इंडाइट किया है तो ये गलत है। ये को इसको चाहिए कि सर ऑर्डर किया है तो खबर छपी है ना बैरिस्टर, जो भी किए देखें हमारे होते उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज कर सकते हैं। जी पासा साहब इसी तरह ना कि ऑर्डर हुआ तो खबर आगे आ गई कि इंडाइटमेंट उनकी हो चुकी है। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, साथ ये भी हम पढ़ते रहे, टिकट चलते रहे कि जनाब इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो बाइकाट करके बाहर आ गए। मे भी कि इनके जाने के बाद वो जनाब इमरान खान साहब ने उस पे सिग्नेचर्स कर दी हूँ, क्योंकि एक बात तय है कि जो फर्ज जुर्म आयद किया जाता है उस पे जो अक्यूज्ड हैं उनके लाजमी साइन किए होते हैं, उनके सिग्नेचर्स के बगैर ये कंसिडर नहीं किया जाता कि फर्ज जुर्म आयद हो गया। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है, बल्कि वो एग्री कर रहे हैं। जी एक अर्ज करूँ, जिस तरह पाशा साहब कह रहे हैं कि शायद हमारे जाने के बाद ही खान साहब ने दस्तखत की हो, नहीं, जज साहब ने कर लिए, फिर वो नमाज के लिए भी चले गए। खान साहब के साथ हमारी थोड़ी सी मीटिंग भी, उन्होंने कहा था कोर्ट में हमें स्पेस जगह दी थी जज साहब ने, तो हम वहाँ मिले थे। जो हमारे से पहले इलेक्शन कमीशन के वकला और इलेक्शन कमीशन की टीम चली गई और फिर हम खान साहब से चले गए। अच्छा, मतलब कि उन्होंने दस्तखत नहीं किया। चले बैरिस्टर गौर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। ब्रेक से पहले आपने बैरिस्टर गौर अली खान साहब को सुना, जो कि इमरान खान साहब के लॉयर हैं। कल भी उनके साथ थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया, आज भी उनसे मुलाकात हुई और उनका दावा ये था कि तोशा खाना रेफरेंस में जो खबरें मीडिया में चल रही हैं कि उन पर फर्द जुर्म आयद होगी, उन्होंने कहा उन्होंने तो साइन ही नहीं किया। हसन रजा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के बड़े सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अगर साइन नहीं किया तो फर्द जुर्म तो आयद ही नहीं हुई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा ISPR की प्रेस रिलीज आई, बहुत ही सख्त प्रेस रिलीज थी। उसमें स्पेशली ये जो लाइन है कि जो काम मुल्क दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लबादा ओढ़े इस ग्रोह ने कर दिखाया। मामलात किस तरफ जा सकते हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज जो प्रेस रिलीज आई, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा, बड़ा दो टोक उसमें मौक़िफ़ था। ये सर जो कल जो कुछ हुआ या आज जो कुछ हो रहा है, इसको फुल स्टॉप इस पर लगाने के लिए क्या आप समझते हैं कि एक सोच इस वक्त फौज में ये होगी कि हर हद तक जाया जाए, लेकिन अब रियासत की रेट जो है वो बहाल करना लाजमी हो चुका है? देखें, कोई भी जो है ना वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज नहीं कर सकता, नंबर एक। नंबर टू, जो कल हुआ जिस तरीके से हुआ और जो इंस्टिगेशन की गई, उनको इंस्टिगेट किया गया, उनको इश्तियाल दिलाया गया लोगों को, और लोग भी थोड़े से 200 300 400 लोग थे जो वहाँ पर गए हैं, जो हमने देखा। लेकिन अज़ाइम यही थे कि एक तो बड़े तरीके से इमरान खान ने एक बिल्ड कर लिया नैरेटिव कि जी वो फ़ौज के खिलाफ है, मीर जाफ़र, मीर सादिक, उसके बाद आपने एनिमल्स कह दिया, सारे बिल्ड करके फिर आपने एंड में जो एक सीनियर ऑफिसर के बारे में बात करना शुरू कर दी। फिर उनको कहा जी मुझे कुछ हुआ तो उनकी FIR ये नॉमिनेट होंगे। ये सारी करते करते जो है फिर ये इसको एक लिमिट पे, एक पिच पे ले जाके एक इत्तेफाक से कल अरेस्ट हो गई। तो उसके बाद पीपल टुक इट के जी इस तरह, और फिर उनकी लीडरशिप ने भी कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया कि जी कहीं क्या पीसफुल रहें, आप ऐसी बात ना करें। और फिर अभी वीडियो लीक्स भी आ रही हैं, ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं कि वहाँ सब कोर कमांडर हाउस पे चले जाएँ। तो ये इससे देखिए जो नुकसान वाकई जो इंडिया 75 ईयर्स में नहीं कर सका, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट, जो उनका नैरेटिव था फौज अवाम को दूर करो, लड़ाओ एंड फौज को कमज़ोर कर दे, वो उन्होंने वो अपने पहले एक साल के अंदर, फिर अब कल तो 9 अप्रैल मई और अ वेरी वेरी ब्लैक डे ऑनेस्टली, जिस तरीके से किया गया, जो नारे लगवाए गए, किसी ने उसको डिफ्यूज़ करने की बात नहीं की। आई विश के इवन इमरान साहब एक अपना लिखते जी कि मैं अरेस्ट हूँ लेकिन आई फाइल में लीगल बैटल, और आप कानून को अपने हाथ में लें, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं कर, वो भी उन्होंने बात नहीं की। फिर उसके बाद आज भी इसी तरह होता रहा। तो इसके सब चीज़ों को देखने के बाद आई थिंक मजबूरन को ये नैरेटिव देना पड़ेगा कि ये आप मत करें,
जो इंडिया 75 ईयर में नहीं कर सकता। ये सर्टन लोगों का अपना एक डिज़ाइन है, अपने मिलिशिया डिज़ाइंस हैं, उसको फिल करने के लिए आप फ़ौज और अवाम को मत लड़ाएं। उन्होंने पूरे नेट चीज़ें निकाल ली हैं, उसके अंदर से CCTV कैसे कौन कौन इंस्टिगेट कर रहे थे, कौन पॉलिटिकल लीडर थे, क्या कर रहे थे। और इसमें मैं एक और बात बार बार कहता हूँ, इसमें फेडरल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, पंजाब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। आप जो PTI का जब एक भी यहाँ से जुलूस निकलता है तो आप उनका तबाही कर देते हैं, टीयर गैस मार के, उनको डंडे मार के, उनकी गाड़ियाँ तोड़ के, उनको ये करके, उनको घरों में अटैक करके। वाई दे वर नॉट देयर इन द कंटोनमेंट? फौज कैनॉट कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे विल नेवर कम, एंड दैट्स व्हाट इज द नैरेटिव एन एनिमी वांट्स। तो आपने रेंजर्स पुलिस क्यों डिप्लॉय नहीं की है? 200 लोगों का आप तो 50 से 1000 लोगों को जुल्म करते रहे, आपने क्यों नहीं किया? दिस स्पीक हु इज द बेनिफिशियरी। आई स्टिल फील बेनिफिशियरी PMLN कि जिस तरीके से वो चाहते थे इलेक्शन का माहौल ख़राब करने के लिए, उसके बाद जो अभी अगर फौज की खुदा ना खासा PTI की लड़ाई होती है अवाम के साथ, तो इसके क्या नताइज होते, ये बहुत सीरियस चीज़ें मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। आई थिंक दिस नीड्स टू बी आल्सो चेक्ड। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक और नैरेटिव भी प्रोपेगेट किया जा रहा है कि जी फौज के अंदर भी डिवाइड है और इमरान खान साहब की हिमायत भी है, और ये जो कुछ हुआ तो वो हिमायत के बगैर हो नहीं सकता। यूनिटी और कमांड पे हमें बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जी स्प्लिट हो कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, यानी इवन अगर आर्मी पे, ये तो अब आर्मी पे अटैक हो गया है, तो ऐसे में क्या ये नैरेटिव कितना इसमें वजन है? ये 0% है। लेट मी टेल यू, हमारी आर्मी इज फुली डिसिप्लिन्ड। दे लुक ओनली टुवर्ड्स वन चीफ आर्मी स्टाफ, उन्हीं के डायरेक्शन है, वही कोर कमांडर, GOC, ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर। इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती है। दे फॉलो, बड़ी डिसिप्लिन्ड है और बड़ी बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है, दे नो व्हाट टू डू। बहुत फौज ने रिस्ट्रेन किया, कंट्रोल किया, मैच्योरिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, कि कहीं फौज के जवानों को दूर कर दिया, कोई खुदा ना खासा कोई फायर ना कर दे। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन अब क्योंकि वार्निंग दे दी है, नाउ दे वांट टू गो, अगर कोई ऐसी बात हुई है जिन्होंने की है तो दे विल बी आई थिंक हैंडेड इलीगली ऑफ कोर्स। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।